Hello and welcome to Chapter 3 Money and Credit of Class 10th NCERT। इस चैप्टर में मैं आपको NCERT में हर लाइन का क्या मतलब है वो समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। द यूज़ ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। मनी जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत लार्ज स्पैन, बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा हिस्सा कवर करता है। ठीक है, लुक अराउंड यू एंड यू वुड easily be able to identify several transactions involving money in a single day। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और ये समझिए कि आपके आसपास जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस मनी में होती है इन अ सिंगल डे। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज? इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। आप जो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें अमूमन ये होता है कि गुड्स जो हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं मनी का यूज़ करके। इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गुड्स ही लिए जाएं, कभी कभी सर्विसेज भी मनी के थ्रू ही मिलती हैं आपको। फॉर सम देयर माइट नॉट बी द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको तुरंत ही कैश मिल जाए। कभी कभी आप ये प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ, आप मुझे भी सामान दीजिए और मैं आपका जो भी सामान का प्राइस है वो लेटर डेट में दे दूँगा। ये सामान के बदले में आपको कुछ और सर्विसेज मिल जाएंगी या कोई भी एकदम आपस में डील टाइप की हो जाती है। आगे लिखा है, हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। क्या आपने ये कभी जानने की या समझने की, सोचने की कोशिश की है कि क्यों मनी में ही ट्रांजेक्शन हो रही है? हम किसी भी चीज़ में ट्रांजेक्शन्स कर सकते थे, बट मनी ही क्यों? आंसर बहुत ही सिंपल है। अ पर्सन होल्डिंग अ मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वॉन्ट। क्या सिंपल सा आंसर है इसका कि जिसके पास भी मनी है, बहुत जाहिर सी बात है, आप ये चीज़ अपनी डे टू डे लाइफ में भी नोटिस करते हैं, जिसके पास भी मनी है वो ईज़िली एक्सचेंज कर सकता है किसी भी कमोडिटी या सर्विसेज को, या अगर उसको कुछ खरीदना है या कुछ उसको बेचना है तो वो मनी में ही खरीद बेच सकता है। अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। ठीक है, दस एवरी वन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वॉन्ट। उसके बाद हर कोई जो है वो यही प्रेफर करता है कि उसको मनी में पैसा मिल जाए। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, ये वाला, यहाँ पे ये शू मैन्युफैक्चरर है और ये आपका वीट फार्मर है। दस if take the case of shoe manufacturer, he want to sell shoes in the market and buy wood। ये जो शू मैन्युफैक्चरर है, ये क्या चाहता है कि क्योंकि अगर मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, या अगर आपके पास पैसा है तो आप ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली करेंगे कैसे? यहाँ पर एक शू मेकर बनाया हुआ है। ये शू मेकर ये चाहता है कि ये अपने शूज़ बेच दे और शूज़ बेच दे और वीट खरीद ले, लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा तो ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती, कोई तो बीच में चाहिए होगा। तो वही बोल रहा है, द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज द शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। सबसे पहले ये जो शू मैन्युफैक्चरर है, इस शू मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले ही अपने शूज़ को बेचेगा और शूज़ बेचने के बाद जाहिर सी बात है, जिसको भी शूज़ बेचेगा इन रिटर्न उसको मनी तो चाहिए ही होगा। फिर वो जो मनी उसके पास मिलेगा वो मनी को यूज़ कर कर वीट खरीदेगा। राइट, द सेम थिंग इज़ रिटन हेयर। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज द शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी। पहले वो शूज़ को एक्सचेंज करेगा मनी से एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। मतलब इसमें टोटल 3 कमोडिटी यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट इज शू मैन्युफैक्चरर, देन सेकेंड इज मनी, देन थर्ड इज फार्मर। पहले इससे ये ट्रांजैक्शन होती है, शू मैन्युफैक्चरर से आपको मनी मिलता है, फिर उस मनी से आप यूज़ करके फार्मर से आप वीट, ये ट्रांजैक्शन होगी। राइट, देन आगे लिखा है,
Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर मनी नहीं तो क्या, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे ये शूज़ कैसे इसके पास पहुंच जाए, और ये क्यों, किस बेसिस पर फार्मर जो है वो वीट ये शू मैन्युफैक्चरर को अपना वीट दे दे, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी. वही चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी आपको समझाना चाह रही है. इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट अगर मनी नहीं हुआ, ट्रांजैक्शंस मनी में नहीं हो रही हैं, तो ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर. अगर ऐसा केस मान लीजिए अराइज हो जाता है कि जैसा कि पहले होता था, कि ऐसा तो था नहीं कि हमेशा से हमारे पास मनी ही होता था, तो पहले भी ट्रांजैक्शंस होती थी जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो क्या सिचुएशन या क्या सिनेरियो या कैसे ये चीज़ पूरा इकोनॉमी रन करता होगा, उसके बारे में एनसीईआरटी आपसे डिस्कस कर रही है. कि ही वुड हैव टू अगर मान लीजिए मनी नहीं है, तो जो शू मैन्युफैक्चरर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर who not only wants to sell wheat but also wants to buy shoes in exchange. ये जो wheat farmer है, इसको ये मैन्युफैक्चरर जो है, ये सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि अगर 100 लोग मार्केट में हैं तो कौन सा ऐसा फार्मर है जो वीट ग्रो करता है. देन ही नीड्स टू आइडेंटिफाई और नीड्स टू फाइंड आउट कि ऐसा कौन सा फार्मर है जो वीट ग्रो करता है पर उसको शूज़ की भी ज़रूरत हो, क्योंकि मनी में तो ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती है. जब मनी में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है तो ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या होगा, वो तो यही आपस में ये लोग डील करेंगे ना, कि ठीक है मैं तुमको शूज़ दे रहा हूँ, तुम मुझको वीट दे दो. और कोई तो सारा है नहीं इनके पास, क्योंकि मनी है नहीं इनके पास ट्रांजैक्शन करने के लिए. तो वही ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि पहले इनको मार्केट में ऐसे फार्मर को सर्च करना पड़ेगा कि जिसके पास वीट ग्रो कर रहा हो. ठीक है, फिर जब अगर ऐसे मान लीजिए 10 फार्मर इन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिए कि ऐसे 10 फार्मर हैं जो वीट ग्रो करते हैं, बट फिर उसके बाद कंडीशन ये अप्लाई करती है कि कौन सा ऐसा फार्मर है जो शू मैन्युफैक्चरर होगा, क्योंकि जो शू जिसको चाहिए होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको शूज़ चाहिए होगा वही शूज़ के बदले में अपने वीट देगा. अगर मान लीजिए किसी को वीट के बदले चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, वो ये चाहता है कि मेरे वीट के बदले, अगर वो फार्मर जो है वो ये चाहता है कि उसने जो वीट ग्रो की है उस वीट ग्रो करने के बदले में एक्सचेंज में उसको चावल मिल जाए या उसको दाल मिल जाए या उसको कपड़ा मिल जाए, तो वो ये शूज़ मैन्युफैक्चरर से शूज़ लेके करेगा क्या, क्योंकि उसको तो ज़रूरत ही नहीं है. तो वही चीज़ इसमें बोला गया है. ठीक है, दैट इज़ बोथ द पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज़. वही मैं आपको समझा रही थी कि दोनों ही पार्टीज़ को, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो फार्मर हो, दोनों को ही आपस में इस चीज़ पे अग्री करना पड़ेगा कि जो एक बेचना चाह रहा हो वो एक ख़रीदना चाह रहा हो, और आपस की दोनों की कमोडिटी, ये शू मैन्युफैक्चरर अपने शूज़ बेचना चाहता हो और जो ये फार्मर है, शू मैन्युफैक्चरर जो है वो शूज़ बेचना चाहता हो और वीट खरीदना चाहता हो, अपनी चीज़ बेचना चाह रहा है, उसकी चीज़ खरीदना चाह रहा है. सिमिलरली गोज विद द फार्मर ऑल्सो, कि फार्मर जो है उससे शूज़ खरीदना चाह रहा हो और अपनी वीट को बेचना चाह रहा हो, तो दोनों ही कमोडिटी का एक्सचेंज हो उसे बोलते डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. मतलब इसकी भी वांट, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी भी वांट और नीड्स सेटिस्फाई हो रही हो, और जो फार्मर है उसकी भी वांट्स और नीड्स सेटिस्फाई हो रही हूँ, तभी ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की सिचुएशन सक्सेसफुल हो जाएगी. ठीक है, व्हाट अ पर्सन डिज़ायर टू सेल इज़ एग्जैक्टली व्हाट अदर विशेस टू बाय. यही चीज़, वो सेम चीज़ लिखी है जो भी मैंने बोला कि एक पर्सन जो डिज़ायर करता है बेचने की, मान लीजिए जैसे कि शू मैन्युफैक्चरर है, ये इसकी क्या डिज़ायर है कि इसका जूता बिक जाए. ठीक है, इज़ एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय. तो जाहिर है कोई तो ख़रीदेगा, तो ये जो फार्मर है ये इसके शूज़ को ख़रीदने के लिए भी तैयार हो जाए, देन दिस स्टेटमेंट विल सेटिस्फाई द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ये इसकी भी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाए मैन्युफैक्चरर की, और वीट फार्मर की भी डिज़ायर अचीव हो जाए. जैसे कि ये चाहता है कि इसका शूज़ बिक जाए, और जो फार्मर है वो ये चाहता हो
कि वो ये शूज़ खरीद ले, देन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स सेटिस्फाई। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज द एसेंशियल फीचर। एक सिस्टम होता था पहले जब मनी नहीं होता था, उसे हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। अगर आपने कभी गाँव जाके ये देखा हो, या बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आज भी ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है कि जब लोगों के बीच में इतना मनी नहीं होता है तो वो मनी किसी से ला नहीं सकते हैं, तो आपस में दो लोग डील कर लेते हैं कि ठीक है, मेरे खेत में गेहूं हो रहा है, मैं तुम्हें गेहूं दे दूंगा, और तुम्हारे खेत में चावल उगा रहे हो तुम, तो तुम मुझे उसके बदले में चावल दे देना। तो आपस में दोनों लोग के बीच में ये डील हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं, इस पूरी सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मतलब बार्गेनिंग करके आप ले रहे हैं कि ठीक है, तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तो इस सिचुएशन में बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस फॉन्ट जो है बहुत ही एसेंशियल फीचर है। जाहिर सी बात है एसेंशियल होगा ही, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस में ऑफ वांट में हमने बोला था कि जिन भी दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसा कि यहाँ पे शू मैन्युफैक्चरर और फार्मर के बीच में हो रही थी, इन दोनों की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। तो बार्टर सिस्टम में भी सिमिलरली यही होना चाहिए कि अगर एक वीट फार्मर है और एक राइस फार्मर है, तो राइस फार्मर जो है वो अपने राइस को बेचना चाहता है और वीट फार्मर जो है उस राइस को खरीदना चाहता हो, तो दोनों की डिज़ायर जब तक पूरी नहीं हो पाएंगी तो बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इन कंट्रास्ट, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोड्यूसिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर ये बात मनी के प्रेजेंस में होगी तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि शू मैन्युफैक्चरर को मालूम है कि अच्छा चलो ठीक है, ये शूज़ मेरा ख़रीदे या ना ख़रीदे, मैं तो अपने शूज़ जिसको ख़रीदना होगा उसको बेच दूंगा, वहाँ से मैं पैसे कलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद तो फिर मैं इससे भी जाके वीट खरीद सकता हूँ, चाहे इसकी कोई भी नीड हो। फिर जब वीट फार्मर जो होगा उसको पैसे मिल जाएंगे, वो अपने वीट जो है वो शू मैन्युफैक्चरर को बेच देगा, तो जाहिर सी बात है शू मैन्युफैक्चरर उसको पे करेगा, तो जो वीट फार्मर है वो उसके पास पैसा आ जाएगा। फिर वीट फार्मर को शू तो चाहिए नहीं होगा, और जिसको जो भी चीज़ चाहिए होगी वो उस मनी से ईजिली परचेज कर सकता है। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for farmer who will buy his shoes at the same time sell him wheat. यही चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है। All he needs to do is to find a buyer for his shoes. लेकिन फिर भी उसको ऐसा बायर तो ऐसा सर्च करना ही पड़ेगा जिसको शूज़ चाहिए हो, तभी तो वो शूज़ लेगा और उसके बदले में आपको मनी देगा। Once he has exchanged his shoes for money, जब उसने एक बार मनी के बदले में, शूज़ के बदले में मनी को एक्सचेंज कर लिया, he can purchase wheat or any other commodity in the market. जाहिर सी बात है जब उसके पास पैसा आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा वीट की ज़रूरत पड़ेगी। जब उसके पास मनी आ गया तो वो उस मनी से कुछ भी चीज़ खरीद सकता है। Since money act as an intermediate in the exchange of process, it is called the medium of exchange. इसीलिए जब मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की इंटरमीडिएटरी स्टेप की तरह बात करता है, काम कर रहा होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि ये दो मीडियम के बीच में एक एक्सचेंज का ज़रिया बना हुआ है। अब यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रही है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रही है? हाउ डज़ द यूज़ ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। हम लोगों ने अभी प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस सेक्शन में, आगे इस लेक्चर में यही पढ़ा है कि मनी है तो क्या चीज़ें आसान हो जा रही हैं, और अगर मनी नहीं है तो किस चीज़ की समस्याएं आ रही हैं। तो क्यों ईजियर क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है और ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमें किसी भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की सिचुएशन को सस्टेन नहीं करके रखना पड़ेगा, हम उसको सेटिस्फाई नहीं करना पड़ेगा। हमें जो मर्जी है हम वो खरीद सकते हैं, हमारा जो मन करेगा हम वो बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज और वेजेस बीइंग पेड थ्रू बार्टर। आज की डेट में ऐसी सिचुएशन या ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन अभी भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य ऐसे हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, जहाँ पर ये सिस्टम एग्जिस्ट होता है। या अगर आप किसी गांव में चले जाएं तो गांव में अभी इतना एडवांस सिस्टम या अर्बन सोसाइटी नहीं है, वहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करके काम करते हैं। आगे लिखा है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मनी जैसे जैसे इवॉल्व हुआ उसमें कुछ कुछ चेंजेस आए होंगे।
पहले सोने के सिक्के होते थे, फिर चांदी के भी बीच में आए, फिर दिनार्स आए, तांबे के आए, फिर आज का जो हमारा मेटेलिक मनी है और नोट की फॉर्म में भी आया। ठीक है, तो ये बहुत तरीके के मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। उसके बाद चेक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो ये सब भी हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। इसी के बारे में ये ओवरऑल हमारा डील कर रहा है सेक्शन। We have seen that the money is something that can act as a medium of exchange in transaction. Before the introduction of coin, a variety of object was used as a money. For example, since the very early ages, India used grains and cattle as money. तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मनी जो है एक मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन या मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हमेशा से यूज़ किया जाता था। लेकिन आप ये इसमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कभी जो कॉइन था, जब वो इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके पहले की ये बात कर रहा है कि जब हमने कॉइन को एज एन ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हम एज अ मनी यूज़ करने लगे, उसके पहले का क्या सीन था। फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एज इंडियन, तो उस समय में इंडियंस जो थे, जब हम ये एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, या क्योंकि मिडाइवल में भी थोड़ा पहले स्टार्टिंग में मनी और ये वाला सिस्टम नहीं अराइज हुआ था, ये हम तब की बात कर रहे हैं। तब लोग आपस में कैसे तालमेल रखते थे, ग्रेन्स और कैटल के थ्रू। ग्रेन्स और कैटल जो होती थी उस समय में मनी का काम करती थी। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन। जब बाद में धीरे धीरे इवॉल्व हमारा और हमने आविष्कार करते गए, हमें नई नई चीज़ें पता चली, तब हम लोगों ने मेटालिक कॉइन का आविष्कार किया, या हम कह सकते हैं हमने मेटालिक कॉइन बनाए। गोल्ड एंड सिल्वर कॉपर कॉइन्स, अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के ही कॉइन अमूमन आपको पूरे मिडिवल हिस्ट्री में मिलेंगे। ठीक है, तो उस समय में हम सोने के सिक्के यूज़ करते थे, या चांदी के सिक्के यूज़ करते थे, या तांबे के सिक्के यूज़ करते थे। करेंसी क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। करेंसी क्या है? जो पेपर नोट्स हैं, हमने आगे अभी पहले यही जानने की कोशिश की थी या पढ़ा था कि मनी उस समय जब मनी एज अ कॉइन उसको बनाया गया था, तो कॉइन जो थे हमारे 3 तरीके थे। बट कॉइन, सिर्फ कॉइन ही करेंसी नहीं होती है, या कॉइन को ही सिर्फ आज की डेट में मनी नहीं बोलते हैं। तो जब आगे आगे इवोल्यूशन हुआ, तो आज की डेट में जो मॉडर्न मनी है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, वो क्या है? पेपर नोट और कॉइन है। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रिसाइज मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। हुआ ये था कि गोल्ड का प्राइस आप देखते हैं, या सिल्वर का प्राइस आप देखते हैं, या कॉपर का प्राइस देखते हैं, ये समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, तो कैसे ये अंदाज़ा लगा सकेगा कि फिर तो आपके पास अगर एक सोने का सिक्का है, वो 1 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, उसकी कीमत आज कुछ और होगी, 10 साल बाद कुछ और होगी, या यूँ कहें कि अगले ही महीने में कुछ और हो जाएगी, या नेक्स्ट डे भी बदल जाती है। तो फिर उस समय ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि कैसे आप गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में डील कर सकते हैं। Unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. कैटल और जो ग्रेन था वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली कंज्यूम करते थे, हमें डेली कैटल से मिल्क और बाकी सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती थी। सिमिलरली ग्रेन हम अनाज रोज़ ही खाते हैं, लेकिन गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन का इंसान करेगा क्या? दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज़। द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। मॉडर्न करेंसी जो है उसकी कोई अपनी खुद की वैल्यू नहीं है। अगर आपने किसी पेपर पे 10 रुपये लिख दिया है, उस पेपर की कीमत 1 रुपये भी नहीं होगी, लेकिन उस पे जो 10 रुपये लिखा है उसकी कीमत होती है। वो ये माना जाता है कि हाँ, ये 10 रुपये का सिक्का है, ये 10 रुपये की नोट है। तो वही वो बोल रहा है कि द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। उस पेपर की कोई भी उपयोग इन फ्यूचर नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हम उसको मॉडर्न करेंसी बोलते हैं। देन वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? जब उसकी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको क्यों हम लोग ने एक्सेप्ट किया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ अथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अगर आपने कभी भी किसी भी सिक्के को या किसी भी नोट को
ये ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर सरकार के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सिर्फ 1 रुपए का नोट या सिक्का ऐसा होता है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर होता है। अदरवाइज़ आपके आसपास जितने भी तरीके के आप सिक्के देख रहे हैं या जितनी भी नोट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी की सभी जो साइंड बाई होती हैं उस पर कौन अप्रूव करता है कि हाँ ये 10 रुपए का सिक्का है, हाँ ये 5 रुपए की नोट है, हाँ ये 20 रुपए की नोट है, हाँ ये 2000 की नोट है, उस पर ये सिग्नेचर करते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर। वो ये बोलते हैं कि हाँ ये जो आपने नोट इस्तेमाल किया ये 2000 का है और इसकी कीमत 2000 रुपये है। बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ करेंसी इज अथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और उस करेंसी की वैल्यू जो है सरकार तय करती है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यही मैंने अभी आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक ऐसी संस्थान है जो ये इशू करती है करेंसी नोट्स को। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब बिहाफ पे, केंद्र सरकार के बिहाफ पे। कौन किसी भी करेंसी को इशू कर रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और organization is allowed to issue currency. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India. ये जो हैं ये जब अपनी करेंसी को इशू कर देते हैं तो कानूनन रूप से ये लॉ लीगलाइज हो जाता है कि रुपी को हम एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट इस्तेमाल करेंगे और कोई भी इंसान उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। अगर आपने कोई मार्केट में 10 रुपए की चीज़ खरीदी है और आपने उस शॉपकीपर को या उस इंसान को जिससे आपने वो चीज़ खरीदी है उसको आप 10 रुपए का नोट देते हैं तो वो ये मना नहीं कर सकता है कि मैं ये 10 रुपए का नोट नहीं लूँगा, आप मुझे सोना चांदी या एक सेक्टर किसी भी चीज़ में ट्रांजैक्शन दीजिए। उसको वो 10 रुपए का नोट लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सरकार ने बोला है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़। कानूनी रूप से कोई भी इंडिविजुअल इस चीज़ के लिए आपको मना नहीं कर सकता है कि आप पेमेंट मेड इन रुपी, कि आप पेमेंट रुपी में पे करें। हेंस अ रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस वजह से रुपी जो है वाइडली एक्सेप्टेड होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगला टॉपिक है डिपॉजिट विद द बैंक, जो हम हर कोई अभी 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम आया। उसके पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 69 में भी ऐसे ही नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आई थी कि बहुत ज़्यादा लोग बैंकों में पैसा जमा कराने लग गए थे। बैंकों में जमा कराने का मतलब वही जो हम लोग ने बैंक में डिपॉजिट किया है उसी के बारे में अब ये एनसीईआरटी हमें समझाना चाह रही है। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज़ एज डिपॉजिट्स विद द बैंक। एक जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक उस तरीके से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन आप सब लोग सारा पैसा तो रोज़ ट्रांजैक्शन में नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ सब लोग बैंक में अमाउंट रखते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी और इन देयर डे टू डे नीड्स। For instance, worker who receive their salary at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. अगर मान लीजिए आप एक कर्मचारी हैं, आपको महीने के जब सैलरी मिलती है, मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, आपको 1 तारीख को 10,500 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2,000, 3,000, 4,000 इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहले दिन में या पहले सप्ताह में, तो आप जो बाकी का पैसा है उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, जिसकी वजह से सो दैट आप उसको आगे अपने बाकी के महीने में इस्तेमाल कर सकें। अगर आप पहले ही दिन सारी सैलरी अपनी खर्चा कर देंगे तो आप पूरे महीने क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इस वजह से सभी लोग कुछ पैसा अपना बैंकों में जमा कर देते हैं। व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश? पीपल इस एक्स्ट्रा कैश से क्या करते हैं? द डिपॉजिट इन द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। जो एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको पहले आप एक सप्ताह में नहीं चाहिए, वो आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट खुलवाई है अपने नाम से तो बैंक आपने जो उसमें पैसा डिपॉजिट किया है वो उसे एक्सेप्ट भी करती है। एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। अगर आपने बैंक को 10 रुपये दिया है और उनकी आप पॉलिसी के तहत ये सेटिस्फाई कर देते हैं तो बैंक आपको एक्स्ट्रा मनी भी देती है। इस वजह से लोग जमा कराने में समझदारी समझते हैं। इन दिस वे द पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स
एन अमाउंट एज एन इंटरेस्ट। इसी तरीके से लोग जो है मनी को अपने बैंक में जमा कराते हैं, उससे दो फ़ायदा होता है। पहला कि वहाँ पे मनी सुरक्षित रहता है। किस सेंस में सुरक्षित रहता है? आपका पैसा आपके पास से गायब भी हो सकता है, कोई और मांग सकता है, या किसी भी तरीके से वो उपयोग हो सकता है या खर्च हो सकता है। तो बैंक के पास रहेगा तो आपका मनी जो है वो सेफ रहेगा, यूजुअली ये माना जाता है। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया है तो बैंक आपको उस पैसे पर ब्याज भी देगी, इंटरेस्ट भी पे करेगी, तो आपका मुनाफा ही होगा हर तरीके से अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविज़न टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। पीपल की ये जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप कभी भी उसमें बैंक में जाके पैसा विदड्रॉ भी कर सकते हैं, तो कोई उनको दिक्कत भी नहीं है लोगों की कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो बैंक वापस करेगी या नहीं करेगी, तो बैंक आपको तुरंत वापस कर देगी। सिंस द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जो भी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, अगर आपकी डिमांड पे आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है वो आपको बैंक वापस कर देती है। इसी वजह से हम इस तरीके के डिपॉजिट को जो बैंक में हम कराते हैं उसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, राइट। तो जो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग रन कर रहा है डिपॉजिट, जब आपको ज़रूरत है आप निकाल ले रहे हैं, जब आपको ज़रूरत है आप जमा करा दे रहे हैं, तो ऐसे डिपॉजिट को, ऐसी पूंजी को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जो डिमांड के साथ रन कर रही है या डिपॉजिट हो रही है। डिमांड डिपॉजिट ऑफर्स अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। डिमांड डिपॉजिट जो होती है ये बहुत इंटरेस्टिंग फैसिलिटी और भी प्रोवाइड करती है। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लीड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी दैट of a medium of exchange. You would have heard of payment being made by check instead of cash. मान लीजिए अगर आपको कहीं पे जा रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि पेमेंट हमें कैश में नहीं चेक में पे करनी है, तो वहाँ पर भी ये आपकी हेल्प करेगी। कैसे? फॉर अ पेमेंट थ्रू चेक द पेमेंट द पेयर who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. A check is a paper instructing the bank to pay the specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर चीज़ का मतलब समझ में आएगा। चेक पहले आप देख लीजिए कैसा होता है। तो ये हमको एनसीईआरटी ने एक चेक बना के दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर डेट पड़ी रहती है, जिस दिन ये चेक जो आपका है वो इशू हुआ है, वो यहाँ पर डेट आप डाल देंगे। जिस दिन आपने इस चेक को साइन किया है उसकी डेट डल जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे पे लिखा है, आप जिसको भी पैसा पे करना चाहते हैं कैश के थ्रू आप उसका नाम डाल देंगे। जैसे कि इन्होंने अपना पैसा प्रेम कुमार को जमा करने के लिए बोला है बैंक को, तो यहाँ पे आप ये मेंशन कर देंगे आप पैसा किसको देना चाहते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है रुपी। रूबी में आप सबसे पहले आप कितना रुपया देना चाहते हैं, 5,000, 10,000, 7,000, 1,000, जितना भी पैसा आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अमाउंट वर्ड्स में लिख देंगे, स्पेलिंग लिख देंगे, जितना भी कैश आप देना चाहते हो। इन्होंने कितना देना है, 57,000। 57,000 लिखने के बाद अगर आप ओनली लिख देंगे तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे फिर आप नंबर में कितना अमाउंट पे करना चाहते हैं आप वो लिखेंगे। पे प्रेम कुमार या धारक को और बियरर रुपी, ठीक है, इतनी रुपी अदा करें। तो यहाँ पे आप ये बैंक को बता रहे हैं कि आप इन शख्स को इतने रुपए आप प्रदान कर दें। उसके बाद फिर यहाँ पे ये एक बॉक्स बना रहेगा जिसमें आप अकाउंट नंबर लिखेंगे, किसका अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद फिर ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है जिस कोड को ब्रांच कोड बोला जाता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपनी हस्ताक्षर कर देंगे। ये जो ऊपर 362255 है ये चेक का नंबर होता है। उसके बाद जो पीछे के 3 नंबर लिखे हुए हैं वो है कोडिंग यूज्ड बाय द बैंक्स। ये आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन बैंक जब ये चेक डालेगी तो ये उसको कैसे पता चलेगा कि ये किसके अकाउंट का है, किसके अकाउंट में जाना है, तो इसकी कोडिंग से पता चल जाता है। तो ये हमारा मूलतः चेक इस फॉर्मेट में ही होता है। तो अब हमने चेक समझ लिया है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या लिखा है। फॉर अ पेमेंट थ्रू अ चेक, अगर आप चेक से पेमेंट करना चाहते हैं, द पेयर
जो पे करना चाहता है, हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक। अगर मैं अब किसी को पैसा देना चाहती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने बैंक में जाऊँगी, वहाँ पे हु हैज़ एन अकाउंट, मेरा, मैं अपनी बैंक में जाऊँगी तो वहाँ पे जाहिर सी बात है मेरा अकाउंट होगा, तभी तो वो मेरी बैंक होगी, राइट। तो मैं वहाँ जाऊँगी, हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक, मैं अपनी अकाउंट में ही जाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी जहाँ पे मेरा जमा पैसा है मैं उसी बैंक को ये बोल सकती हूँ कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा दे दीजिए, तो मैं अपनी ब्रांच में ही जाऊँगी। मेक आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, फिर जैसे मैंने अभी आगे पढ़ाया था उस तरीके से आप चेक बना लेंगे। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक। चेक है क्या, ये आप याद रखिए कि ये डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। चेक एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मतलब आप किसी को ये चीज़ बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तो हम क्या बोल रहे हैं, चेक देने के साथ साथ बैंक को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए। क्या करने के लिए बोल रहे हैं, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, जितना भी अमाउंट हमने चेक में अपने लिखा हुआ है उतना अमाउंट, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, मेरे अकाउंट से, टू अ पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। तो हमने यहाँ पे ये देखा था, ये प्रेम कुमार के नाम का चेक है। अगर मैं प्रेम कुमार को अपना पैसा देना चाहती हूँ तो जिसका भी नाम वहाँ पे चेक पे लिखा रहेगा उसको देने के लिए बोला जाएगा। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट को पे करें फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, मेरे अकाउंट से, फ्रॉम अ पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। उस इंसान के अकाउंट में, मेरे अकाउंट से उस इंसान के अकाउंट में पैसा चला जाना चाहिए जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ है। तो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे एनसीईआरटी ने क्या बोला है।